की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत की। सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण पर होगा मंथन। गिरिराज सिंह ने कहा, पंचायती राज मंत्रालय का लक्ष्य ग्रामीण प्रशासन में लाना है पारदर्शिता। मेरी पंचायत ऐप NCBF के संचालन, दिशा निर्देश और मॉडल अनुबंध किए गए जारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI दुर्गापुर द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 का किया शुभारंभ। जितेंद्र सिंह ने कृषि में नई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित टेक्नोलॉजी अपनाने का किया आह्वान। कहा, कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए स्टार्टअप की बढ़ रही है संख्या। पशुपालन और डेयरी विभाग को भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए महामारी कोष के तहत 2 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर का मिलेगा अनुदान। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा, धनराशि का महामारियों की रोकथाम में किया जाएगा इस्तेमाल। पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोगों के जोखिम को कम करना है परियोजना का उद्देश्य। पंजाब में बाढ़ से खराब हुई फसल के मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों के धरने को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता किया इंतजाम। चंडीगढ़, संगरूर और मोहाली के आसपास के क्षेत्रों में सीमा पर पुलिस बल तैनात। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार को पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला शुरू हुई। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर मेरी पंचायत ऐप NCBF के संचालन, दिशा निर्देश, सेवा स्तरीय बेंचमार्क, स्वयं मूल्यांकन और मॉडल अनुबंध भी जारी किए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय का लक्ष्य ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। मेरी पंचायत ऐप योजनाओं के भ्रष्टाचार मुक्त संचालन और ऑनलाइन निगरानी में कारगर साबित होगी। मेरी पंचायत ऐप गुड गवर्नेंस का एक माध्यम होगा, क्योंकि पंचायत के सरपंचों को ये लगेगा कि पूरा पंचायत देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और सरकार को भी मॉनिटरिंग करने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सुविधा होगी। प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो निर्देशन दिया था उस पर हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय लखपति दीदी अभियान के तहत शुरुआती स्तर पर 2 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, जिसके लिए 9 उद्देश्य तय कर रही सही दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। पंचायतों में रहने वाले 10 करोड़ महिलाओं को हम ले जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जिसे हम जेंडर एम्प्लॉयमेंट पंचायत में कर रहे हैं। तो जेंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी लाल किले से उन्होंने लक्ष्य दिया है 2 करोड़। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य को 2023 के दिसंबर तक हम पूरा करने की कोशिश में हैं। 2030 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है देश को। उसमें पंचायतों की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका होगी, और उसके लिए हमने 9 थीम में उसको डाला है। ग्रीन विलेज, ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ पंचायत, इस ढंग से डालने का काम किया है। मुझे लगता है आज का ये 9 थीम पर जो कार्यशाला है, ये कार्यशाला देश को एक नई दिशा देने का काम करेगा।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च करते हुए कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कृषि में नई तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर कचरे की रिसाइकलिंग, ड्रिप सिंचाई, आम और कमल जैसी जीनोम अनुक्रमित खेती सहित विशिष्ट प्रौद्योगिकियों पर फोकस करते हुए कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में नए स्टार्टअप प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत ने अपेक्षित गति नहीं पकड़ी है। ये एक विशाल अज्ञात संसाधन है जो केवल भारत के लिए विशिष्ट है। जो देश IT को बढ़ावा दे रहे थे वो अपने दृष्टिकोण से बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि उनके पास संपत्ति है। उनके पास वह कृषि संपत्ति नहीं है जो हमारे पास है, इसीलिए हम उनकी नकल करने की आवश्यकता नहीं है। अगले 25 वर्षों में भारत के भविष्य की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR अनुसंधान एवं विकास की सफलता के लिए 5S शोकेसिंग, स्टेक होल्डर, स्टार्टअप, सिनर्जिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग इंडस्ट्री लिंकेज का मंत्र दिया। उन्होंने कहा जब तक हम इन सभी 5 घटकों को शामिल करने में सक्षम नहीं होंगे, हम अधिकतम परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। G20 महामारी कोष ने महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत $25 मिलियन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के तहत स्थापित महामारी कोष कम और मध्यम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश का वित्त पोषण करता है। महामारी कोष को अपने पहले आह्वान पर लगभग 350 अभिरुचि की अभिव्यक्ति और 180 पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें केवल $338 मिलियन के प्रस्ताव के मुकाबले $2.5 बिलियन से अधिक के अनुदान अनुरोध किए गए थे। महामारी कोष के गवर्निंग बोर्ड ने अपने पहले दौर के वित्तीय आवंटन के उद्देश्य के तहत 19 मांग को मंजूरी दी है ताकि 6 क्षेत्रों के 37 देशों में भविष्य की महामारियों के लिए लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रस्ताव के तहत मुख्य उपायों में रोग निगरानी और पारंपरिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत तथा एकीकृत करना, प्रयोगशाला नेटवर्क का उन्नयन और विस्तार करना, अंतर संचालित डेटा प्रणाली में सुधार करना और जोखिम विश्लेषण एवं जोखिम संचार के लिए डेटा विश्लेषण के लिए क्षमता का निर्माण करना है। सीमा पार पशु रोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाना और सीमा पार सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग में भारत की भूमिका शामिल है। पंजाब में बाढ़ से खराब हुई फसल के मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने चंडीगढ़ में धरना देना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और चंडीगढ़, संगरूर और मोहाली के आसपास के क्षेत्रों में सीमा पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। संगरूर में लोंगोवाल पुलिस स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मोहाली के पुलिस अधीक्षक AS औलख ने बताया कि किसानों के धरने को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और नाकाबंदी भी की गई है। पंजाब का चंडीगढ़ के साथ बॉर्डर पड़ता है, तो जहाँ जहाँ भी यहाँ से रास्ते बनते हैं जाने के लिए, तो सारे रास्तों पर एहतियात के तौर पर जो है हमने फोर्स लगाई गई है ताकि चंडीगढ़ के अंदर जो है किसी भी तरह की किसान जथेबंदी जो है वो मतलब ज़बरदस्ती प्रवेश ना कर सके। जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ जैसे हमारी फोर्स तैनात है, तो हम जगह जगह उनके साथ बातचीत करके जो है सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। मोहाली के पुलिस अधीक्षक AS औलख ने बताया कि किसानों को धरने को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और नाकाबंदी भी की गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। बढ़ती प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक में 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज सीधे किसानों से खरीदने का फैसला किया है। इससे पहले 3 लाख टन प्याज की सरकारी खरीद की जा चुकी है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध करवाने के लिए NCCF और नेफेड की जिम्मेदारी है कि 25 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध करवाई जाए। 17 अगस्त को 2 अहम फैसले किए गए। एक कि जो निर्यात है उसके ऊपर 40%
एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अतिरिक्त और खरीदेंगे इस वर्ष। ये निर्णय भी उसी के साथ साथ लिया गया जो आज एनसीसीएफ और नैफेड ने अलग अलग क्षेत्र में सेंटर्स खोल दिए हैं और 2 लाख टन 2,410 रुपए प्रति क्विंटल, तो ये ऐतिहासिक रेट प्याज का निर्धारित किया गया है। जो एनसीसीएफ नैफेड की क्वालिटी का प्याज होता है उससे पूरे मार्केट में किसानों को अच्छा दाम मिले, ये हमारा उद्देश्य है। अगर जरूरत पड़ी तो ये 2 लाख टन को बढ़ाया भी जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने किसानों को उचित दाम दिलवाने के लिए प्याज की सरकारी खरीद को बढ़ावा दिया था। पिछली बार भी प्याज के दाम जब कम हुए तो किसानों के हित में केंद्र सरकार ने 2 लाख टन से बढ़ाकर 3 लाख टन बफर स्टॉक किया। बड़ी मात्रा में खरीद की गई एनसीसीएफ और नैफेड के द्वारा और पिछले वर्ष भी किसानों को अच्छा दाम मिले इसको सुनिश्चित किया गया। इस वर्ष हमने अभी तक 3 लाख टन, 1.5 लाख टन नैफेड द्वारा, 1.5 लाख टन एनसीएफ द्वारा अभी तक हम खरीद चुके हैं, जिसके कारण जो किसानों का दाम बहुत ही कम था आज से महीना 1.5 महीना पहले, वो अच्छी मात्रा से बढ़ा है और किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम मिला है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को विपक्षी दलों के गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस शासन के लगभग 2 महीने की छोटी सी अवधि के भीतर 16 से अधिक जिले सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं और लगभग 85 तालुक भारी बारिश की कमी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति के बावजूद जब किसान भाई परेशान हो रहे हैं और दूसरी तरफ राजनीति के दबाव में कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी कावेरी का पानी रिलीज कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार ने बिना कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ या कोई ऑल पार्टी मीटिंग के साथ उन्होंने 10 टीएमसी कावेरी वाटर रिलीज करने का ऐलान कर दिया। घमंडिया गठबंधन / यूपीए के सीनियर पार्टनर डीएमके के प्रेशर से इन्होंने पानी रिलीज किया है। अगली खबर उत्तराखंड से। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी शुक्रवार को तेज बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश में कृषि क्षेत्र के युवाओं की कौशल दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत प्रतिभा विकास व व्यक्तित्व निखार पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की पहल से कृषि छात्रों के व्यक्तित्व के समग्र और संपूर्ण विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन किया गया। देखते हैं OP यादव की ये रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से प्रेरित है, जिसमें छात्रों के व्यक्तित्व के समग्र और संपूर्ण विकास को केंद्र में रखकर युवाओं का व्यक्तित्व विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में विश्वविद्यालय के कुलपति और देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर बलराज सिंह की पहल से सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विषय को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि हमारे अधिकांश बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। इन छात्रों का रुझान स्किलिंग की तरफ बढ़े, इसके लिए विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में भी हमने कई तरह के कोर्स शुरू किए हैं। ये प्रोग्राम हम यही नहीं सिर्फ जोबनेर में, ये दुर्गापुरा में भी इस बार हमने मास्टर्स जो है 6 सब्जेक्ट्स में MSc और 5 सब्जेक्ट्स में PhD प्रोग्राम शुरू किया है। और इसके अतिरिक्त जो है ना, इस बार हमने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावटी जो सीकर के अंदर है, उसमें भी 4 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें भी हमारा मुख्य उद्देश्य यही कि कैसे हम स्किल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर करें।
कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि सितंबर में बड़े स्तर पर रोजगार मेले को आयोजित किए जाने की योजना है ताकि युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए अवसर मिल सके। हम बड़े पैमाने पर रोजगार मेला, कृषि रोजगार मेले का आयोजन करने का हम लोगों ने योजना बनाई है और जिसमें हम बड़ी बहुत सारी कंपनियों को बुलाने का प्रयास करेंगे ताकि वो कंपनी आए और जब हमारे बच्चों से वो रूबरू होंगी और हमारे बच्चों में जब अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, पर्सनैलिटी होगी हमारे बच्चों की और अच्छी स्किल्स होंगी तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का उसको फायदा मिलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद एसकेएन कृषि कॉलेज जोबनेर के अधिष्ठाता डॉक्टर बीएल जाट ने कहा कि रेगुलर क्लास के बाद शाम को इन छात्रों की क्लास चलाई जा रही है ताकि इनके व्यक्तित्व में निखार आए। रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उसके बाद में हमारा रेगुलर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक जो क्लासेज हो रही है ओनली फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अपन कर रहे हैं। इसके साथ में दूसरे जो अब गेम्स हैं, कल्चर प्रोग्राम है और भी कई तरह की एक्टिविटी कि बच्चे का स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इनके साथ में हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय पर बोलते हुए डॉक्टर बीएस बधाला व डॉक्टर अख्तर हुसैन ने कहा, बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज है लेकिन अब कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने से इनकी प्रतिभा में इजाफा होगा। पहली बार ये शुरू किया गया है जिसमें सारे बच्चे बहुत ही आसान्वित हैं और बहुत ही जिज्ञासा से ये सीख रहे हैं और इनको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारे बच्चे जब भी कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट इनका बहुत मजबूत है, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल है, इंटरव्यू देने जाते हैं तो थोड़ा सा इनके अंदर प्रॉब्लम आती है जिसमें इनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। कार्यक्रम में मौजूद इंडस्ट्री विशेषज्ञों ने किसानों के हित में शोध को बल देते हुए छात्रों के हित में विश्वविद्यालय के साथ MOU किया। वहीं मैकमिलन संस्था ने छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर जोर दिया। हमारा उद्देश्य है कि हम इनके साथ मिलकर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम किसान तक लेके जाएंगे। हर साल हम यहाँ यूनिवर्सिटी को 5 बच्चों को फेलोशिप देंगे, MSc और PhD को। जो बेसिक पर्पस है इस ट्रेनिंग का वो है स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को डेवलप करना। प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग ले रहे छात्र छात्राओं ने भी इसे प्रतिभा व व्यक्तित्व विकास के लिहाज से जरूरी बताया। अब हमारी जो झिझक है वो दूर हो रही है, इस बोलने की ज़्यादातर हेजिटेशन होती है वो दूर होती है। जो हेजिटेशन थी वो सब वगैरह दूर हो रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है। आते ही मुझे एसकेएन जोबनेर के अंडर ये ट्रेनिंग मिल रही है, ये मेरे को बहुत बेनिफिशियल करने वाली है। टीचर्स के थ्रू हमें ये मिल रहा है ताकि हम हमारी झिझक को कम कर सकें। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत मैकमिलन एजुकेशन के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम से एक और जहां भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समग्र, बहुविषयक और व्यवहारिक बनाने का काम हो रहा है, वहीं युवाओं के व्यक्तित्व विकास के साथ संचार कौशल के जरिए प्रतिभाशाली युवाओं का मानव संसाधन तैयार करने का सरकार का संकल्प भी पूरा हो रहा है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए एक और जहां युवाओं को रोजगार लेने के साथ साथ रोजगार देने वाले राष्ट्र निर्माता संसाधन तैयार करने का महत्वपूर्ण काम किया है, वहीं दूसरी ओर कौशल दक्षता और व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर चरित्रवान राष्ट्र के निर्माण का महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन कमल योगी के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, जोबनेर। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ाती हुई सरकार ने निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए एक नई नीति तैयार की है। इसी दिशा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए एक नई नीति तैयार की है। ड्रोन की मदद से जारी कामों की निगरानी, पूरे हो चुके कामों की जांच, काम का आकलन और शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। केंद्र सरकार इन ड्रोनों के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त फंड नहीं देगी, बल्कि राज्यों को मनरेगा के लिए दी जाने वाली राशि में से आकस्मिक खर्च के लिए होने वाले आवंटन से ही ड्रोन के लिए राशि तय की जाएगी। ग्रामीण मंत्रालय ने कहा है कि मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। इनमें मजदूर के स्थान पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाना और बिना काम किए कुछ लोगों को वेतन मिलना शामिल है। ऐसे मामलों में ड्रोन सबूत जुटाने में मददगार होंगे। मानक संचालन प्रक्रिया वाले परिपत्र में कहा गया है कि मनरेगा के तहत कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है। काम शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तस्वीरें खींचकर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। परिपत्र में कहा गया है कि किए गए कार्य निर्माण के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करके विशेष निरीक्षण भी किया जाएगा। दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक ओणम त्यौहार 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। 10 दिन तक चलने वाले ओणम पर्व दक्षिण भारत का विशेष तौर पर केरल का सबसे प्राचीन और पारंपरिक उत्सव है। इस त्यौहार में घर घर फूलों की बेहद सुंदर रंगोली बनाई जाती है।
केरल में इन दिनों इस त्योहार की धूम दिखाई दे रही है। यहाँ महिलाएं और युवतियां एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे और सुंदर फूलों की रंगोली बना रही हैं। ओणम पर्व के दौरान भगवान विष्णु और महाबली की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। साथ ही ये पर्व नई फसल की अच्छी उपज की खुशी में भी मनाया जाता है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की ही मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। इसके भाव की बात करें तो मंडियों में मसूर का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर सौदे हुए। एग्बाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 19 अगस्त को मसूर का भाव रहा 6,890 रुपए। 21 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,890 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में भी मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 19 और 21 अगस्त को मसूर का भाव 6,810 रुपए पर टिका रहा, जबकि यहीं की सुल्तानपुर मंडी में 19 अगस्त को मसूर का भाव रहा 7,000 रुपए, जो कि 21 अगस्त को 110 रुपए की मजबूती के बाद 7,110 रुपए पर पहुंच गया। पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 अगस्त को मसूर का भाव था 9,600 रुपए। 21 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 9,500 रुपए पर हुए। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मसूर की उपज 15,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन ही रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो अधिकतर मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी का रुख रहा। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 19 अगस्त को यहां सोयाबीन के सौदे 4,900 रुपए पर हुए। 21 अगस्त को यहां सोयाबीन का भाव 50 रुपए बढ़कर 4,950 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 19 अगस्त को सोयाबीन का भाव रहा 4,795 रुपए, जो कि 21 अगस्त को 95 रुपए के उछाल के बाद 4,890 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की ही खातेगांव मंडी में भी सोयाबीन के भाव में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 21 अगस्त को इसका भाव 400 रुपए की भारी मजबूती के बाद 4,500 रुपए से 4,900 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में सोमवार को सोयाबीन का कारोबार 4,340 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129,87,000 टन रही थी। सोयाबीन की बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 123,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 122,47,000 हेक्टेयर में हुई है। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी शुक्रवार को तेज बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय राज्यों में आ रही आपदाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वह हिमाचल, उत्तराखंड और अन्य पर्वतीय राज्यों में पहाड़ों की जनसंख्या सहने की क्षमता को लेकर अध्ययन के लिए एक पैनल का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि ये एक बहुत अहम मुद्दा है।
देश में पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों की समृद्ध परंपराओं को संरक्षित करते हुए उनका विकास करना है। इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने कहा है कि चंद्रयान के चांद पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर और चांद की स्थिति का जायजा लेकर लैंडिंग कराने का फैसला किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैष्णो धाम आदर्श नव दुर्गा मंदिर में चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए विशेष प्रार्थनाएं अनुष्ठान किए गए। 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कामाख्या मंदिर में हवन किया जा रहा है। और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।